आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक किया पारित। कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से किया निलंबित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूकता अभियान को और तेज करने के लिए कहा। ई संजीवनी ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही ओपीडी सुविधा का लोगों को मिल रहा है लाभ। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 79% से अधिक हुई। अब तक 2,76,000 से अधिक कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसमें व्यक्तियों और कंपनियों की दिवाला और ऋण शोधन प्रक्रिया से निपटने के लिए 216 की संहिता में संशोधन किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि ऋण शोधन अक्षमता ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपने बकाया ऋण की राशि चुकाने में असमर्थ हो जाती है। विधेयक में संहिता के तहत कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित करने की भी व्यवस्था है। यह विधेयक इस साल जून में लागू किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ये संशोधन कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति की वजह से लाने पड़े हैं ताकि कारोबार को कठिन स्थिति में दिवालापन की कार्रवाई से संरक्षण दिया जा सके। इसके अंतर्गत 258 कंपनियों को डूबने से बचाया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से भारत को विश्व स्तर पर शिक्षा का सम्मानित केंद्र होने का गौरव फिर से प्राप्त होगा। राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि उच्च शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर आगंतुक सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। उन्होंने कहा कि यह नीति न केवल हमारे युवाओं के भविष्य को मजबूत करेगी बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय और संस्थान नवाचार के केंद्र होने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि प्राचीन काल में भारत विश्व स्तर पर शिक्षा का एक सम्मानित केंद्र था। उन्होंने कहा कि शैक्षिक संस्थानों को ई लर्निंग, ई लाइब्रेरी और अन्य डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने के लिए अच्छे पोर्टल और ऐप विकसित करने चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस नीति से देश ज्ञान की महाशक्ति बन पाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 कौशल प्रशिक्षण तथा संरचनात्मक कार्यात्मक सुधारों व गुणवत्ता शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान कर भारत की निरंतर प्रगति, समृद्धि, सामाजिक न्याय, समता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण का मार्ग प्रशस्त कर विश्व मंच का नेतृत्व करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को टीईटी की परीक्षा कराई गई थी। 7 जनवरी 2019 को निर्गत शासनादेश द्वारा टीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 65% तथा पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम 60% अंक निर्धारित किया गया था। राज्यसभा ने कल स्वास्थ्य कर्मियों के हित में महामारी संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया। इस विधेयक में महामारी से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के उपायों को शामिल किया गया है। यह विधेयक इस साल अप्रैल में जारी किए गए महामारी संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों को नुकसान पहुंचाने, घायल करने या उनके जीवन को खतरे में डालने जैसी गतिविधियों को संज्ञेय अपराध करार देने तथा उन्हें जमानत न देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए 3 से 5 महीने की जेल की सजा और 50,000 से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान विधेयक में किया गया है।
विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति तथा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हुई घटनाओं के मद्देनजर इस बारे में कड़ा कानून बनाना जरूरी हो गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने एवं उपचार की व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मृत्यु दर काफी कम है और रिकवरी दर अच्छी है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के साथ साथ बैकअप की भी व्यवस्था रहनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऑक्सीजन निर्धारित मूल्य पर ही उपलब्ध हो। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जनपद लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, झांसी, अयोध्या, मेरठ और गोरखपुर में उपचार की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। उन्होंने कहा कि ई संजीवनी ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही ओपीडी सुविधा काफी उपयोगी सिद्ध हो रही है, इसलिए ई संजीवनी ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उधर स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,827 नए रोगी मिले और इस दौरान 6,596 रोगी स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 79.39% हो गई है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री ने बताया कि ई संजीवनी ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही ओपीडी सुविधा काफी कारगर साबित हो रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा से लाभान्वित हो सके, इसके लिए ई संजीवनी ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। उन्होंने कोविड-19 से बचाव के संबंध में जागरूकता अभियान जारी रखते हुए प्रचार के विभिन्न साधनों के साथ साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी व्यापक स्तर पर उपयोग करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने मेडिकल टेस्टिंग, डोर टू डोर सर्वे तथा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की दर बढ़कर 79% से अधिक हो गई है। प्रदेश में इस समय 66,874 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 5,827 नए रोगी मिले और इस दौरान 6,596 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक 2,76,690 कोरोना रोगी ठीक हुए हैं। राज्य में कोरोना की मृत्यु दर 1.42% है। देश में कल कोविड के अब तक के सर्वाधिक 95,880 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 79.28% हो गई है। अब तक कुल 42 लाख रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान रोगियों की कुल संख्या 10,13,000 है। इस समय देश में कोविड से मृत्यु दर केवल 1.61% है, जो विश्व में सबसे कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की यह 69वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-1178-00 पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव देने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल कर SMS से लिंक प्राप्त किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की बेरोक टोक आवाजाही सुनिश्चित करें, क्योंकि कोविड रोगियों के उपचार में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि सरकार को पता चला है कि कुछ राज्य अपने अपने क्षेत्रों में स्थित विनिर्माण इकाइयों से ऑक्सीजन की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक किया पारित। कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से किया निलंबित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को 1 सप्ताह में पूरा करने के दिए निर्देश।
मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूकता अभियान को और तेज करने के लिए कहा। ई संजीवनी ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही ओपीडी सुविधा का लोगों को मिल रहा है लाभ और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 79% से अधिक हुई। अब तक 2,76,000 से अधिक कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।